सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में विषय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। नगर निगम के जन सुनवाई कार्यक्रम में नगर आयुक्त ने सुनी लोगों की समस्या। वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्लर्क को एंटी करप्शन ने पकड़ा रिश्वत लेते रंगे हाथ। और द क्लाइमेट एजेंडा द्वारा आयोजित किया गया स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों पर क्षेत्रीय सम्मेलन। और अब समाचार विस्तार से। हरित सफर अभियान के तहत परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सतत शहरी गतिशीलता समूह का शुभारंभ किया गया। हरित सफर उत्तर भारतीय शहरों में टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत एक अभियान है जो क्लाइमेट एजेंडा के द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में संचालित है। इसे शहरों और उनके आसपास के लोगों तथा इनके व्यवसायों की गतिशीलता की जरूरतों को कार्बन मुक्त परिवहन साधनों द्वारा पूरा करने के लिए तैयार किया गया है ताकि जीवन स्तर में बेहतर सुधार तथा विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सतत शहरी गतिशीलता समूह SUMC सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी कलेक्टिव का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य इन तीनों राज्यों में मांग, सृजन और आपूर्ति में सामंजस्य बैठाते हुए टिकाऊ और जलवायु केंद्रित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इसे जन भागीदारी पूर्ण और एकीकृत तरीके से विकसित किया गया है। शहरों में कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके। सतत शहरी गतिशीलता समूह SUMC की घोषणा वाराणसी में द क्लाइमेट एजेंडा द्वारा आयोजित स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन में किया गया है। द क्लाइमेट एजेंडा उत्तर भारत का एक पर्यावरण संबंधी संगठन है। क्लाइमेट एजेंडा ने अपनी प्रमुख पहल हरित सफर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन मुक्त शहरी गतिशीलता, एक सतत और समावेशी भविष्य के लिए सहयोग पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की और वाराणसी में सतत शहरी गतिशीलता समूह MUMC की घोषणा की। जलवायु संकट, ऊर्जा की बढ़ती मांग और लगातार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन धरती के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इन सब चुनौतियों को देखते हुए हरित ऊर्जा को अपनाना अब केवल तर्कसंगत नहीं है बल्कि अनिवार्य भी हो गया है। हाल की जलवायु आपदाएं, चक्रवात और बर्फीले तूफान से लेकर अधिक गर्मी पड़ना, धरती की सतह का बढ़ता तापमान आदि घटनाएं हमें बड़े संकट का इशारा करती हैं। ISA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 39.3 बिलियन टन से अधिक हुआ। इसमें अकेले कार्बन डाइऑक्साइड का 88% हिस्सा था। यह वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि का कारण है और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वर्ष 2050 तक तापमान में खतरनाक 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का स्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसके दूरगामी तथा खतरनाक परिणाम होंगे जो हमारी धरती के जीवन को संकट में डाल सकते हैं। जलवायु संकट का जीवन के साथ साथ आर्थिक प्रभाव भी उतना ही गंभीर है। ISA के अनुसार पिछले एक दशक में जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक आर्थिक नुकसान आश्चर्यजनक रूप से $2.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया और इसमें हर साल इजाफा ही हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने की समय की जरूरत को पहचानते हुए पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय तक सतत और ठोस कार्य करने वाले सामाजिक संगठन द क्लाइमेट एजेंडा ने स्वच्छ और समावेशी शहरी परिवहन प्रणालियों पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में परिवहन सेक्टर की स्थानीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया, वास्तविकताओं पर चर्चा की गई और भारत के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को चलाने के लिए न्यायसंगत समाधानों की खोज की गई। GHG एमिशन में परिवहन जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत ज़्यादा एमिशन कंट्रीब्यूट करता है। हम इन चारों राज्यों में ये पोटेंशियल देख रहे हैं कि GHG एमिशन को कम करने के लिए किस तरीके से ज़मीनी स्तर पे संगठन एकत्रित हों और सरकार की जो EV पॉलिसी को लेके नीतियां हैं उनको एम्प्लीफाई कर सके, उनको एक्सेलरेट कर सके और ज़मीनी स्तर पे क्या ज़रूरतें हैं, क्या डिमांड है, किस तरीके के परिवहन व्यवस्था वहाँ पे सूट करेंगे, उनकी एक स्टडी मिलकर कर सकें और साथ मिल कर के पूरा जो नेट जीरो का टारगेट है उसको हम अचीव करने में ये चारों राज्य जो हैं वो एकत्रित होकर यहाँ पे उस प्लानिंग के लिए आए हुए हैं। मंगलवार को नगर निगम के समाधान जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त ने जनता की समस्याओं को सुना। हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार भी जन सुनवाई नगर निगम नगर आयुक्त के द्वारा की गई। नगर निगम में नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने
बताया कि हर मंगलवार को जन सुनवाई नगर निगम में की जाती है। जो भी जनता की समस्याएं होती हैं उसको हम लोगों के द्वारा सुना जाता है और जल्द से जल्द निवारण करने का भी आश्वासन दिया जाता है। इस बार नगर निगम में अधिक से अधिक जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई, जैसे सड़क और सीवर की समस्या सबसे अधिक आई, जिसमें अधिक से अधिक निस्तारण किया गया है। जिसका निस्तारण नहीं हो पाया उसको अधिकारियों को जांच कर निस्तारण करने का आदेश दिया गया है। नगर आयुक्त के अनुसार जन सुनवाई में अधिक से अधिक लोग आते हैं। जगह जगह सेंटर भी बनाया गया है। जो लोग हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाते उनके लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था की गई है। कॉलिंग नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पर भी हमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो भी समस्याएं फोटो सहित आती हैं तो उसका भी हम लोग निस्तारण करते हैं। हमारे यहाँ राउंड क्लावर का ऑपरेटर भी है, वह भी समस्या का निस्तारण करेगा, जिसकी जनता को बार बार यहाँ आकर और कहीं जाकर निस्तारण करने के लिए कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। फिर भी अगर निस्तारण नहीं हो पाता है तो मंगलवार को आकर हमारे यहाँ शिकायत दर्ज करेंगे और हम उसका जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करेंगे। और इसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें, जैसे सड़क निर्माण की, नाली से संबंधित और सीवर से संबंधित, कुछ टैक्स से संबंधित शिकायतें आई, जिसको कंपाइल अभी कराया जा रहा है। बहुत से का मौके पे भी निस्तारण हो गया और संबंधित अधिकारी भी चूँकि यहाँ उपस्थित रहते हैं तो कई प्रकरणों में लोगों को उनसे वार्तालाप करा दिया गया और कई प्रकरणों में मौके पे भी निस्तारण हो गया। तो अभी जो फाइनल डेटा है वो चूँकि अभी 5 मिनट बाकी है तो उसके बाद कंपाइल कराया जाएगा। जनता से कोई अपील जन सुनवाई को लेकर? देखिए, जन सुनवाई तो सबको पता है कि मंगलवार के दिवस होती ही है, तो लोग आते हैं। और अगर हमारा एक ICCC में एक कमांड कंट्रोल सेंटर भी है और एक उसका एक ऑनलाइन नंबर भी है जिस पे 1533 एक नंबर है और व्हाट्सएप का भी एक नंबर है। तो जनता अगर उस पर भी चाहे तो शिकायत भेज सकती है और उसका फ़ोटो सहित अगर शिकायत आती है तो हम निस्तारण करके फ़ोटो सहित उसको अपलोड भी कराते हैं। तो ये व्यवस्था भी है और हमारा राउंड द क्लॉक यहाँ पे ऑपरेटर्स भी हैं जो किसी भी समय फ़ोन होता है तो सबको रिसीव करके हम रिकॉर्ड कीपिंग भी करते हैं कि जनता को बार बार यहाँ आकर और कहीं जाकर अपनी शिकायतों को निस्तारण करने के लिए परेशान ना होना पड़े, फ़ोन से ही उनका निस्तारण हो जाए। तो बहुत से प्रकरणों में आशा ये रहती है कि ऐसे ही निस्तारण हो जाए। फिर भी अगर नहीं होता तो ये प्रत्येक मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित होगा, इसमें लोग आएँ और अपनी जो भी समस्याएं हैं पूरी कोशिश की जाएगी कि उनका यथासंभव समाधान हो। एंटी करप्शन की टीम ने विकास प्राधिकरण के क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। अधिवक्ता शिव कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके फ्लैट का नामांतरण बिना रिश्वत लिए नहीं हो रहा था। शास्त्री नगर आवासीय योजना के तहत आने वाले इस फ्लैट के नामांतरण के लिए क्लर्क और अधिकारियों ने 4 साल से उन्हें परेशान कर रखा था, जिसके बाद अधिवक्ता ने एंटी करप्शन से कार्रवाई करने को कहा और एंटी करप्शन की टीम ने क्लर्क को दबोचा। अधिवक्ता ने बताया कई बार अधिकारियों से बात करने के बावजूद उन्हें क्लर्क के पास भेज दिया जाता था। क्लर्क ने खुलेआम कहा कि बिना पैसे के अधिकारी काम नहीं करेंगे। लगातार टाल मटोल और रिश्वत की मांग से परेशान होकर अधिवक्ता ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता शिव कुमार ने बताया कि शुरुआत में 2 लाख रुपए मांगे गए थे, लेकिन बाद में 50,000 रुपए में सौदा तय हुआ। इसी रकम का 5,000 रुपए देते समय क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। शिव कुमार ने कहा कि 4 साल तक परेशान होने के बाद मैंने मजबूरी में रिश्वत देने का नाटक किया और एंटी करप्शन विभाग से संपर्क किया। विभाग ने कार्यवाही करते हुए क्लर्क को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वाराणसी विकास प्राधिकरण के कामकाज और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि अधिकारी और क्लर्क मिलकर लोगों को परेशान करते हैं और काम के बदले रिश्वत की मांग करते हैं। वीडीए में हमारा फ्लैट के नामांतरण हेतु कोर्ट का आदेश होने के बाद भी हमसे पैसों की मांग कर रहे थे और नहीं देने पर हमारा नाम भी खारिज कर दिया गया और पुनः नाम दर्ज करने के लिए हमसे पैसों की मांग कर रहे थे। कहाँ पे था? शास्त्री नगर आवासीय योजना में। अच्छा, तो क्या कहा रहा था इनसे? कौन था, कौन मांग रहा था पैसा आपसे? यही क्लर्क थे, कर रहे थे। बड़े साहब लोगों को पैसा चाहता है, बिना लिए साहब लोग करते नहीं हैं। हाँ। और आप नहीं देंगे तो आपका होगा नहीं, दौड़ते रह जाएंगे। और 4 साल से हम डाल भी रहे हैं। कितने दिन से पैसा मांगा जा रहा था आपने? ये करीब मांगा जा रहा है 4 सालों से। तो फिर आपने क्या किया? तो फिर मैंने अब थक हार के कहा कि भैया जो आप मैंने देने के लिए हामी भर दी और सब कुछ भी हमसे हमने शिकायत इसकी की। एंटी करप्शन से आपने संपर्क कब किया? 4-5 दिन पहले। हाँ, तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? मैंने शिकायत कर इस बात की शिकायत की कि वो बिना पैसा लिए करते ही नहीं है और आप विधिक कार्रवाई करिए उसमें। तो कितना पैसा आपने दिया? आज हमने 5,000 रुपये दिए। बराबर आपने जी से बात हो रहा था जिससे आज जिसको आपने पैसा दिया है? अब बात तो सभी उच्च अधिकारियों से हो रहा था। सभी अधिकारीगण यही कह रहे थे कि क्लर्क से मिल लो, वही कर देगा। हाँ। वो जब करे चाहेगा तभी होगा। तो अधिकारी बोले जब क्लर्क चाहे तभी होगा? हाँ। इसका मतलब कि ये पूरा ऊपर तक मामला है घूस लेने का? अब इनका भी यही कहना है कि साहब लोग नहीं करते। साहब लोग से मिलने पर भी साहब लोग कहते हैं क्लर्क से मिल लो। हाँ। तो अब इससे तो यही जाहिर होती नाम है। क्या है? रविशंकर, आवासीय योजना के यही इंचार्ज हैं। काशिंद विश्वविद्यालय में हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्र
के संदर्भ में विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी राष्ट्रवादी कवियों की साहित्यिक सामाजिक विरासत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संदर्भ में विषय पर 19 और 20 नवंबर को आयोजित होने वाली 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में हुआ। महामना मालवीय जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि तथा दीप प्रज्वलन के बाद कुलगीत के गायन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तुलसी के पौधे, मोमेंटो और अंगवस्त्रम से अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी ने स्वागत वक्तव्य के साथ विषय प्रवर्तन किया। प्रोफेसर द्विवेदी ने रेखांकित किया कि भौतिक पराधीनता के युग में हमारी संस्कृति और जीवन मूल्यों को ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि साहित्य और समाज के बीच परस्पर संबंध से दोनों का पोषण होता है। इसी संबंध के कारण राष्ट्रीय आंदोलन के समय के हमारे साहित्यकारों ने देश की दुर्दशा का चित्रण व उस दशा में से मुक्ति के प्रयासों के लिए उद्बोधन किया है। हिंदी की सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कविता का सिलसिला आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू होता है। उन्होंने भारतेंदु सहित अन्य राष्ट्रवादी कवियों की पंक्तियां उद्धृत करते हुए अपनी बात स्पष्ट की। राष्ट्रवादी कवियों ने भारत के गौरवशाली इतिहास और उसके विस्तृत भूगोल को भी अपनी कविता का विषय बनाया। भारतेंदु से शुरू हुई राष्ट्रवादी कविता की परंपरा को छायावादी और छायावादोत्तर कवियों ने समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी, दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्यामलाल गुप्त, पार्षद आदि ने भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया। लोक सेवा आयोग इंदौर के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा ने बीज वक्तव्य दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काशी प्रांत प्रचारक रमेश कुमार विशिष्ट वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने साहित्यकारों के दायित्व की ओर इशारा करते हुए कहा कि राष्ट्र के विषय में जो चिंतन वैदिक काल से चला आ रहा है उसे आज के कवियों को भी वहन करना चाहिए। कोई साहित्यकार तभी याद किया जाता है जब उसके साहित्य में राष्ट्र और संस्कृति के सरोकार स्थान पाते हैं। उद्घाटन सत्र का संचालन डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने किया। प्रथम अकादमिक सत्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषय पर केंद्रित रहा। सत्र का संचालन डॉक्टर नीलम कुमारी ने किया। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने धन्यवाद ज्ञापित किया। द्वितीय अकादमिक सत्र का विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदी कविता था। आयोजन 2 दिनों का है। जो हमारे राष्ट्रवादी कवि हैं जिनको हम एक तरह से भूल गए हैं, पढ़ना पढ़ाना बच्चों के बीच में नहीं पढ़ा रहे हैं, उनकी कविताएं किस प्रकार आज हमारे समाज को, बच्चों को एक राष्ट्र के प्रति भाव जगाएंगी और किस प्रकार जो राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद है, जो आज कहा जाए कि अनेक प्रकार की हमारे समाज में ऐसे विघटनकारी शक्तियाँ हैं, उनको किस प्रकार हम दूर करके फिर राष्ट्र को समर्पित भाव, एक भाव से जोड़ सकें। तो जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वह एक लक्षित हो, इस भावना से हम यह संगोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं। मिर्जापुर में दबंगों द्वारा अपना दल एस के कार्यकर्ता और उसके परिवार पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कड़ा रुख अपनाया। मिर्जापुर में दबंगों द्वारा अपना दल एस के कार्यकर्ता और उसके परिवार पर हुए हमले के मामले में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना में पीड़ित कार्यकर्ता और उसकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल किया गया था, जबकि आरोपियों ने पीड़ित की नाबालिग बेटी को जबरन उठाने की भी कोशिश की। विंध्याचल थाना क्षेत्र में दबंगों ने अपना दल एस के कार्यकर्ता घर में घुसकर शराब पीने का विरोध करने पर रॉड से पति और पत्नी की बेरहमी से पिटाई की। घटना के बाद भी विंध्याचल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किया था, जिससे परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकता रहा। पीड़ित की शिकायत मिलने पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मंडल अस्पताल में घायल कार्यकर्ता से मिलने पहुंची। उनकी पीड़ा सुनकर मंत्री ने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री ने तत्काल प्रभाव से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिए। मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। यह सुनिश्चित करने को कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय मिले। तो क्या हुआ भाई, एफआईआर दर्ज हो गई? कुछ नहीं, मतलब इसके बाद भी मुझे आने की जरूरत है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनका मेडिकल तक नहीं हुआ, ट्रीटमेंट का तो पता नहीं। माँ खड़ी होकर कह रही है कि बच्ची को उठा ले जल्दी। इतनी गुंडागर्दी होगी जिले में, क्या कहती है उत्तर प्रदेश की सरकार, बताइए। नहीं, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कहती है। ऐसे किसी की लड़की को उठा के ले जाएंगे? इतनी गुंडाई होगी और आप लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे, किसी बच्ची को उठा के ले जाएंगे। इतना माइकल जिले में कौन पैदा हो गया? आपको बताया ना, परिवार ने उनकी बच्ची को उठा के ले जा रहे थे और आप लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अभी तक एफआईआर नहीं हुई। क्या करूं मैं, आपके एसपी के कार्यालय पर पहुंच जाऊं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या चाहते हैं आप? जीरो टॉलरेंस, यही बोला जाता है ना। कहाँ है जीरो टॉलरेंस, मुझे बताइए।
24 घंटे होने जा रहे हैं, ना ट्रीटमेंट, ना मेडिकल, ना कोई पुलिस एक्शन। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 21 से 23 नवंबर तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का 42वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इंडियन सोसाइटी फॉर मेडिकल स्टैटिस्टिक्स का 42वां वार्षिक सम्मेलन 21 से 23 नवंबर 2024 तक सांख्यिकी विभाग, विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन चिकित्सा सांख्यिकी के क्षेत्र में शोधकर्ताओं, पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस आयोजन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक सत्र होंगे, जिनमें मुख्य भाषण, संगोष्ठी, पूर्ण सत्र और चिकित्सा सांख्यिकी में विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाले पेपर और पोस्टर प्रस्तुतियां शामिल होंगी। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय चिकित्सा विज्ञान में सांख्यिकी प्रथाओं में हालिया प्रगति और रुझान है, जो क्षेत्र में नवीनतम विकास और नवाचारों को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त सम्मेलन 2 पूर्व सम्मेलन कार्यशालाओं की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य युवा विद्वानों को लाभान्वित करना, उन्हें चिकित्सा सांख्यिकी में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। यह सम्मेलन नेटवर्किंग, ज्ञान के आदान प्रदान और क्षेत्र में विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट मंच के रूप में काम करेगा। 21, 22, 23 तक आयोजन में भाग लेंगे। उसके पहले एक दिन हमारा प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप होगा, जिसमें 2 लेक्चर होंगे। एक प्रोफेसर SN द्विवेदी जी 2.5 घंटे बोलेंगे और आफ्टर लंच 2.5 घंटे प्रोफेसर फैजान दानिश जी बोलेंगे। सर, ये कार्यक्रम कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा और जो है कौन मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के? अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस साइंस फैकल्टी के इस सेमिनार कॉम्प्लेक्स के महामना हॉल में होगा और इसके कंट्रीब्यूटरी सेशन या टेक्निकल सेशन जो होंगे उसके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे ये लेक्चर हॉल हैं, उसमें होंगे। इनाग्रल फंक्शन में हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर DC नाथ साहब, जो कि पूर्व वाइस चांसलर हैं असम यूनिवर्सिटी के, और एक की नोट एड्रेस होगा जो कि प्रोफेसर अभय इंद्रायण साहब के द्वारा होगा। अभय इंद्रायण साहब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली के प्रोफेसर रहे हैं और वो बड़े बायोस्टैटिस्टिशियन रहे हैं, देश विदेश में उनका नाम है। काफ़ी अच्छा स्टैटिस्टिक्स पे बोलते हैं, मेडिकल साइंस का डेटा लेकर के। RS वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। RS वर्ल्ड स्कूल में 2 दिवसीय काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंगलवार को स्कूल के खेल ग्राउंड पर खो-खो और कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। वहीं विभिन्न वर्गों में आयोजित कुश्ती स्पर्धा में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। 2 दिन की प्रतियोगिता में करीब 2200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। खेलकूद स्पर्धा के समापन अवसर पर सभी खिलाड़ियों सहित उनके कोच को विद्यालय द्वारा टी-शर्ट प्रदान किया गया। राजा तालाब स्थित RS वर्ल्ड स्कूल खेल मैदान पर मंगलवार को खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरी। आरा जिला इन विकास खंड स्तर पर काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत दूसरे दिन खो-खो और कबड्डी के फाइनल मैच के साथ ही कुश्ती स्पर्धा का भी आयोजन हुआ। कुश्ती की प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने कुश्ती के दांव पेच से अपने प्रतिनिधि खिलाड़ियों को पटकनी दी। काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि RS वर्ल्ड स्कूल के वाइस चेयरमैन आयुष जायसवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने विकासखंड के 11 वरिष्ठ पहलवानों को साफा बांधकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया। बता दें कि RS वर्ल्ड स्कूल का नाम स्वर्गीय रमाशंकर जायसवाल के नाम पर ही रखा गया है, जिनकी प्रेरणा से संस्था द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार विराट कुश्ती दंगल का आयोजन होता चला आ रहा है। इसी क्रम में काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के तहत स्कूल में भी कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतिभावान खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना, हारने के बाद फिर से प्रयास करना, टीम के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, विकास की यह सारी भावनाएं खेलों के माध्यम से सहज तरीके से युवाओं में विकसित होती हैं। उन्होंने सभी विजयी खिलाड़ियों और उनके कोच को बधाई देते हुए प्रशस्ति पत्र और टी-शर्ट प्रदान कर सम्मानित किया। अंत में प्रधानाचार्य ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर खिलाड़ियों के साथ ही स्कूल के शिक्षक, शिक्षिकाएं और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में 3 दिवसीय 76वें वार्षिक खेलकूद समारोह का समापन हुआ। मंगलवार को बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी में 3 दिवसीय 76वें वार्षिक खेलकूद समारोह का समापन मुख्य अतिथि प्रोफेसर कल्पता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ।
प्रहलाद घाट विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती स्नेहलता पांडे एवं डोमरी विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती नीता त्रिपाठी के संयुक्त रूप से मुख्य द्वार पर मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा छात्राओं ने पुष्प वर्षा किया। तदुपरांत मंच पर मुख्य अतिथि का बैज अलंकरण कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर कल्पना पांडे, विद्यालय सोसाइटी के सचिव मुकुल पांडे तथा दोनों विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय की सोसाइटी के सचिव मुकुल पांडे ने स्वागत भाषण दिया। छात्राओं ने मनोहारी नृत्य प्रस्तुत, लोगों का मन मोह लिया। तदुपरांत मुख्य अतिथि ने वरिष्ठ वर्ग के छात्र छात्राओं के रिले रेस के लिए हरी झंडी दिखाकर दौड़ कराई। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में खेलकूद के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि ने 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल तथा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि ने ध्वज आरोहण कर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की विधिवत समापन की घोषणा की। विद्यालय के प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अमित पांडे, एसीपी पुलिस विभाग, काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र वाराणसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, अतिथि एवं भावक भी उपस्थित रहे। बच्चों में एक उत्साह है क्योंकि उनको ये पता है कि कौन प्रथम द्वितीय तृतीय होगा और उसके बाद वो प्राप्त करेंगे अपना अपना सर्टिफिकेट और पुरस्कार। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आगामी वर्ष में इसको और भी विराट रूप दें और अंतर विद्यालय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के द्वारा इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। धन्यवाद। बच्चों को संदेश यही देना चाहेंगे कि कभी ऐसा भी था कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन अब परिभाषा परिवर्तित हो रही है। खेलोगे कूदोगे तो भी भारत का नाम रोशन कर सकते हो। अगर लगन लगा के खेलोगे कूदोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो निश्चित है कि अपने मुकाम को हासिल करोगे ही करोगे, इसमें दो राय नहीं। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार बॉबी कुमारी के भरतनाट्यम ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर मंगलवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार बॉबी कुमारी ने भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात विनायक कौतूहम कीर्तनम एवं समापन तिल्लाना से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल एवं विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र सुजीत ठाकुर ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश शर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।